हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट। मूल्यांकन या फिर आंकलन के उपकरण कौन कौन से हैं, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड यूनिट का। आपके यूनिट कोई भी हो सकती है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये बेनिफिशियल होगा ये नोट्स। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करनी है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशंस क्या होती हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम परिणामों का मापन या फिर आकलन करने में सहायता करती हैं। जो टूल्स होते हैं उसमें विद्यार्थी का हम इवैल्यूएशंस करते हैं। अलग अलग टूल्स हैं, सभी टूल्स का यूज़ करके हम बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब जांचने के लिए, मापने के लिए हमें टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस सीमा तक विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए हैं। पहले बच्चे का व्यवहार कैसा था और अब उसका व्यवहार कैसा है, किस सीमा तक उसमें बदलाव हुए हैं, किस सीमा तक चेंजेस हुए हैं, ये सब हमें टूल्स और इवैल्यूएशन से ही पता चलता है। इस बात की जानकारी प्राप्त करना, ये परिवर्तन परिमाणात्मक भी हो सकते हैं और ये गुणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के ये हो सकते हैं। बच्चे के व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें मूल्यांकन उपकरण के निम्न प्रकार है और प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो टूल्स का क्या काम होता है, बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेस आया है, और अलग अलग टूल से हम बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं, उसमें कितना चेंजेस आया है। तो मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। मूल्यांकन के उपकरण देखेंगे। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, जांच सूची चेकलिस्ट और संचयी अभिलेख। तो ये हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं निरीक्षण के बारे में। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन। चलिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में निरीक्षण कहा जाता है। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक विधि है। व्यवहार का अध्ययन हम इसमें करते हैं। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का हम ऑब्जर्व करेंगे उसके व्यवहार को, और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है किसी भी बच्चे के व्यवहार को जांचने के लिए, व्यवहार को देखने के लिए कि वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। बच्चों के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण कर उनकी मानसिक प्रक्रिया और व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, बच्चे के बाह्य व्यवहार का निरीक्षण हम इसमें करते हैं। जो बच्चे की मानसिक प्रक्रिया जो होती है, जो बच्चे के, जो व्यक्ति के अंदर जो चल रही होती हैं, जो फीलिंग्स उसकी होती हैं, वो फेस पर झलकती हैं। अगर कोई बच्चा खुश है तो उसका जो फेस एक्सप्रेशन होगा वो अलग ही होगा। अगर गुस्से में है तो भी फेस उसका दिखा देता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है। और अगर वो दुखी है, सैड है, तो सारे मन में जो भी चल रहे होते हैं, जो आंतरिक भाव जो होते हैं बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के, तो वो फेस पर झलक जाते हैं। तो बाह्य व्यवहार को हम जज किससे करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम निरीक्षण से पता लगाएंगे कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, और जो बच्चे के मन में चल रहा होता है वो उसके फेस पे दिखेगा, और उसको हम कहेंगे बाह्य व्यवहार का निरीक्षण करना। ठीक है। हम निरीक्षण का कार्य पूरा करने के लिए अपने पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अब सपोज कर लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप बहुत ही सीरियस टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि बच्चा फिज़िकली तो क्लास में है लेकिन मेंटली क्लास में नहीं है, क्योंकि इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की कोई बात है नहीं। हम बोलते हैं ना क्लास में कि आप फिज़िकली तो यहाँ बैठे हो लेकिन मेंटली यहाँ नहीं हो। तो हम बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। जो बाह्य जो व्यवहार होता है बच्चे का, वो हम कैसे जज करेंगे, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन कितने तरीके का होता है वो बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स किडे के अनुसार निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। जो सत्य होता है वो हमारे सामने ही होता है, और निरीक्षण जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के फेस पे या फिर सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। चलिए नेक्स्ट है गुड और हॉट के अनुसार इनका कहना है विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लिया जाता है।
जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, लेकिन अपने तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, उनको जांचने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? लास्ट में निरीक्षण का, ऑब्जर्वेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जो जिसने डेफिनेशन दे दी वही आपको एग्ज़ाम में लिख कर आनी होती हैं। चलिए टाइप्स देखेंगे, टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? जब हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं, औपचारिक निरीक्षण जब हम करते हैं किसी भी बच्चे का, तो हम उसको पहले ही बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज आपका ऑब्जर्वेशन होना है, इस टाइम पर आपका ऑब्जर्वेशन होना है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। जैसे आपके बीएड के लेसन प्लान्स बनते हैं, आपके एग्जामिनर्स आपके लेसन प्लान फाइल्स देखने के लिए आते हैं, तो हमें पहले ही पता होता है, आपको डेट बता दी जाती है, आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपका आज प्रैक्टिकल होना है, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, तो एग्जामिनर भी आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब आप पढ़ाओगे, टीच करोगे, तो वो देखेंगे कि कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें पहले ही बता दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसका भी निरीक्षण होना होता है, तो वो फुल तैयारी करेगा अपनी। जो उसका एक रियलिटी है उसकी, वो दिखाई नहीं देगी। जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी है वो उसको छुपा लेगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। जैसे आप उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करोगे, जिस टॉपिक को आपने एग्ज़ामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, जिस लेसन प्लान को आपको एग्ज़ामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरे मार्क्स कट सकते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। तो ये इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाता है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में जिसका निरीक्षण होना होता है, जिस भी स्टूडेंट्स का, उसको पहले नहीं बताया जाता। ये बिल्कुल नेचुरल होता है। हम चले गए बिना बताए उसको, बिना बिना कोई भी इंफॉर्मेशन दिए हम उनका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो बंदा है, जो बंदे की पर्सनैलिटी है, जैसा भी उनका व्यवहार है, वही सामने आएगा। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसे सरप्राइज़ टेस्ट होते हैं ना, इसी तरीके से बिना बताए, बिना कोई भी इंफॉर्मेशन दिए किसी का निरीक्षण हम यहाँ पे करेंगे, तो उसको कहा जाता है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद है सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? जिस भी व्यक्ति का या फिर जिस भी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना होता है, हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं। उनको बताते नहीं है कि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बल्कि जैसे कोई बच्चा है खेल रहा है, तो हम उसके साथ में खेलने लग जाएंगे और खेलते खेलते हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ उसने की हैं, या फिर किस तरीके से वो खेल रहा है, क्या क्या उसने टेक्निक यूज़ की है खेलने के लिए, कौन कौन से उसने मेथड्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर ग्रुप में भी ये हो सकता है और अकेले व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये ग्रुप में ही होता है। जब भी सहभागी निरीक्षण करना होता है तो वो हमेशा ग्रुप में ही होता है। ठीक है, मोस्टली ग्रुप में ही होता है। समूह का एक सदस्य बन जाता है, एक ग्रुप का सदस्य बन जाता है, जिसको ऑब्जर्वेशन करना होता है। जो टीचर होता है, ऑब्जर्वेशन जिसको करना होता है, वो उस टीम का सदस्य बन जाता है। और जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उनको नहीं पता हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो रियलिटी है वो सामने निकल कर आती है। उसके बाद नेक्स्ट है असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें ना तो जिसका ऑब्जर्वेशन होना होता है उसको पता चलता है, ना ही उसके साथ बैठकर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ना ही किसी ग्रुप में बैठकर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर दूर से बैठकर किसी भी सब्जेक्ट का जिसका ऑब्जर्वेशन होना होता है, उनका हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमने कैमरा छुपा दिया, वहाँ पर हम उस पर नज़र रख रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर असहभागी निरीक्षण क्या होगा कि ना तो सामने वाले को पता है, और ना ही हम सामने वाले के साथ हैं, और ना ही हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, बल्कि एक छुपी हुई प्रतिक्रिया हम इसको कह सकते हैं कि कैमरा छुपा देते हैं, वहाँ से हम किसी पर नज़र रख सकते हैं। तो ये होता है असहभागी निरीक्षण। ठीक है, तो ये 4 टाइप थी ऑब्जर्वेशन की। आई होप आपको समझ आ गई टाइप्स। अगर नहीं भी समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं।
निरीक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा विषय के संबंध में सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जिसको निरीक्षण करना होता है, जिसको ऑब्जर्वेशन करना होता है, वो खुद फील्ड में जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पर उसको फील्ड में नहीं जाना पड़ता, जैसे अभी हमने देखा था नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर दूर से बैठकर ही उन पर नज़र रखी जा रही है, जिनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन करना है सामने वाले का। तो क्या होता है, निरीक्षणकर्ता जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो स्वयं करता है, एक्टिव रहता है वो यहाँ पर, और अपने तथ्यों को या फिर जो उसकी जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको इकट्ठा करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निरीक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। निरीक्षणकर्ता अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवलोकन का कार्य करता है। किसी उद्देश्य से ही ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बिना उद्देश्य के ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता कि भाई चलो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें निरीक्षणकर्ता बहुत ही सूक्ष्म रूप से तथ्यों का निरीक्षण करके अपना निरीक्षण समाप्त करता है। यहाँ पर बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है निरीक्षणकर्ता को, कौन कौन से बिहेवियर हैं, कौन कौन से बिहेवियर व्यक्ति के फेस पर हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, फेस एक्सप्रेशन उसके कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का उसको अवलोकन करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने काम को ख़त्म करता है। उसके बाद है, निरीक्षणकर्ता कार्य कारण संबंधों के आधार पर ही तथ्यों या सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जो काम हो रहा है, जिसके लिए निरीक्षण कर रहा है निरीक्षणकर्ता, उसका कारण क्या है उस कार्य को करने का, उनसे संबंध जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको वो कलेक्ट करता है, अपनी डायरी वगैरह में नोट कर लेता है। उसके बाद है, इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी संभव होता है। ग्रुप में भी हमने अभी देखा था, जो टाइप्स होती हैं उनमें भी, ग्रुप में भी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें छात्र विषय संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 सेंसर काम करते हैं, हम देखते भी हैं। किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो भी सक्रिय रहती हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसकी मेरिट क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की। फर्स्ट है, निरीक्षण विधि द्वारा किए जाने वाले सहज और स्वाभाविक व्यवहार क्रियाओं का बड़े ही स्वाभाविक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। तो जो निरीक्षण विधि है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक व्यवहार से ऑब्जर्व करते हैं जो भी निरीक्षणकर्ता होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक अच्छा निरीक्षणकर्ता हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, पार्शलिटी नहीं करता है किसी भी दो बच्चों में। वह निरीक्षण की गई घटनाओं या व्यवहार पर अपना प्रभाव नहीं डालता है, जैसा देखा है वैसा ही रिकॉर्ड करता है। ये नहीं कि उसके कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति है या फिर जान पहचान का कोई बच्चा है तो उसको उसने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, उसके बारे में उसने अच्छा लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करता है जो भी निरीक्षण करता होता है। जो उसने देखा है, जैसा उसने देखा है, बिल्कुल एज इट इज़ ही वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि का संबंध बच्चे के वर्तमान से होता है, उनके भूतकाल से नहीं होता है। जो एज अ प्रेजेंट चल रहा होता है, जो एक्टिविटीज़ निरीक्षणकर्ता के सामने हो रही हैं, उसी पर ये आधारित होता है। पीछे क्या चला गया इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे व्यक्ति ने, बच्चे ने क्या व्यवहार किया था, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि जो एज प्रेजेंट जो चल रहा होता है उसी का सिर्फ निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार की उन्हीं जैसी परिस्थितियों में पुनः निरीक्षण करने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे ही निरीक्षण कर लिया और उन्हीं परिस्थितियों में जैसे एक स्टूडेंट्स का निरीक्षण कर लिया, उसका हमने देखा कि कैसे उसने अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट किया है, तो हम दूसरे बच्चे का भी बिल्कुल सेम जो ऑब्जर्वेशन हम उसका कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सीमित साधनों में व्यवहार का सरलता से अध्ययन कर पाना इसी विधि में संभव है। इसमें कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ लास्ट वाला जो हमने टाइप्स किया था ऑब्जर्वेशन का, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, कैमरास की, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन जो अदर जो हैं उनमें हम नहीं कह सकते कि उनमें ज़्यादा साधनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ पेन कॉपी ली, निरीक्षणकर्ता ने खुद फील्ड में चले गए और बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर लिया।
उसके बाद नेक्स्ट है, किसी विशेष खर्च या शक्ति और साधनों का उपयोग किए बिना भी अधिक जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। निरीक्षणकर्ता को क्या चाहिए है, सामने वाले का व्यवहार ही जज करना है, उसको देखना है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, और उसको क्या करना है, जस्ट कॉपी पेन लिया और वहाँ पर उसको अपने रिकॉर्ड कर लिया जो भी उसने जहाँ पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है, इस विधि का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा एक साथ ही कई लोगों तथा कई प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन संभव हो सकता है। जैसे ग्रुप में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये संभव है कि हम ग्रुप में इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इस विधि में संख्यात्मक परिणामों की प्राप्ति भी आसानी से हो सकती है। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा हैं या फिर कुछ बच्चे एक से ज़्यादा जैसे ग्रुप में होता है, तो ये भी बहुत आसानी से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑब्जर्व करता होता है, जो निरीक्षण करता होता है। लास्ट है, यह विधि बहुत ही सरल होती है, इसका प्रयोग कोई भी अध्ययनकर्ता कर सकता है। ऑब्जर्व करना होता है तो कोई भी इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। कोई टीचर किसी भी बच्चे के व्यवहार को जज करता है, क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से टीचर किसी बच्चे के व्यवहार को देखकर बता सकता है कि वो क्लास में एक्टिव है या नहीं है, आज बच्चे के पढ़ने का मूड है या नहीं है, आज बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हम पता लगा सकते हैं और निरीक्षण विधि उनमें से एक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑब्जर्वेशन, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या हैं आप वो भी देख सकते हो, वो अभी इसमें मैंने नहीं लिखी हैं, तो आप उसको नेट से सर्च कर सकते हो या फिर अपनी बुक से भी आप इसको लिख सकते हो। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।